हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का ये वीडियो है इंडियन पिनल कोड आईपीसी, जो आपका है यूनिट नंबर 7, इस पर बेस्ड है। तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली में इस यूनिट में आपको आईपीसी के कुछ सेक्शंस हैं, सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस हैं और आईईए के भी कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं। उन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको जो है मैं आईपीसी के सारे सेक्शंस कराऊंगी। एक्चुअली ये वाली जो यूनिट है ना, ये थोड़ी सी बड़ी यूनिट है। जब मैंने इस पर जो है आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं आपको एक साथ सारे के सारे सेक्शंस बता दूंगी तो आपके दिमाग में जो है खिचड़ी बन जाएगी। तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में तोड़ा है। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ये आपका आ रहा है यहाँ पर सैटरडे को, यानी कि 10 तारीख को ये वीडियो रिलीज हुआ है। लेकिन संडे को कोई भी वीडियो नहीं आता है लेक्चर पे बेसिकली, लेकिन मैं पेपर सॉल्व कराती हूँ शाम को। तो अब हमारे पास में भी टाइम ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने ये डिसाइड करा है कि आज का ये पार्ट शाम को 6 बजे मैं लेक्चर ले रही हूँ और इसी का जो पार्ट 2 रहेगा वो लेक्चर आएगा कल 12 बजे दोपहर में। कल 12 बजे इसका दूसरा लेक्चर आ जाएगा। तो ये यूनिट खत्म हो जाएगी और शाम को हम पेपर भी सॉल्व करेंगे, यानी कि हम शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। बस मैंने एक दिन में 2 क्लासेस रख दी है। आफ्टरनून में 12 o'clock कल 12 बजे आपके इसी वाले यूनिट की पार्ट नंबर 2 आएगी, जिसमें हम सीआरपीसी के और आईए के सेक्शंस करेंगे। आईपीसी के सेक्शंस हमारे इसी में कंप्लीट हो जाएंगे। काफी सारे सेक्शंस हैं। एक चीज और बता दूं कि आप फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको सारे के सारे सेक्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस मेंशन होते हैं, वही हमें जानना जरूरी, क्योंकि हम लॉ के स्टूडेंट नहीं, हम फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट हैं। तो हमें जानना जरूरी है कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हमें एज एन फॉरेंसिक एक्सपर्ट या इन्वेस्टिगेटर या इवन स्टूडेंट लाइफ में भी आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। आज आ रहा है पार्ट नंबर 1, कल मॉर्निंग में 12 बजे आएगा आपका पार्ट नंबर 2। इज दैट क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। और सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए होता क्या है। तो आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड एक ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, एक ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है। इसका काम क्या है? इट इज कंप्लीट कोड इंटेंडेड टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। आईपीसी में सारे के सारे क्रिमिनल लॉज दिए हुए हैं। ये आया था 1862 में इन ऑल ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज। ऑल्दो ये अप्लाई नहीं हुआ था टू प्रिंसली स्टेट्स, और जो है जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना वहां अप्लाई नहीं हुआ था क्योंकि उनका खुद का कोर्ट और लीगल सिस्टम था। आईपीसी में बहुत सारे क्राइम्स, ऑलमोस्ट सारे क्राइम्स के बारे में और उनकी पनिशमेंट्स क्या होनी चाहिए वो क्लियरली मेंशन है। इसमें 23 चैप्टर्स हैं जिनके अंडर 511 सेक्शंस आते हैं। अब एक बात बता दूं कि इंडियन पिनल कोड ये तो भाई ब्रिटिशर्स जो थे उस दौरान दे गए थे। इसका नाम बदल के 2023 में इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम कर दिया है भारतीय न्याय संहिता। तो ध्यान रखना, आईपीसी के सेक्शंस नहीं रहे अब, यानी कि नाम नहीं रहा आईपीसी, सेक्शंस वही है। आईपीसी का नाम हटा के भारतीय न्याय संहिता रख दिया गया है। तो इसको याद ऐसे रखेंगे कि भाई आईपीसी मतलब यहाँ पे क्रिमिनल लॉज और उनकी पनिशमेंट दी गई है, यानी कि अगर कोई क्राइम करेगा तो वो भुगतेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी, और जिसके साथ क्राइम हुआ है उसको न्याय मिलेगा। न्याय, तो यहाँ पे वर्ड आ गया न्याय मिलेगा। तो भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी मतलब भारतीय न्याय संहिता, इसके अंडर में क्रिमिनल लॉज दिए हैं, उनकी पनिशमेंट दी है। ऐसे याद रहेगा, ठीक है। 511 सेक्शंस हैं, 23 चैप्टर हैं। हिंदी में याद रखना थोड़ा इजी होता है, बाकी अगर इंग्लिश वाले हो तो भी आप याद रख सकते हो। आईपीसी इज रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता which has 511 sections and 23 chapters। 23 chapters के अंदर
511 चैप्टर्स दिए हुए हैं। इतना समझ में आ गया। अब सीआरपीसी में अभी नहीं, जब सीआरपीसी पढ़ाऊंगी कल मैं उसको वहां पे बताऊंगी, और आईए भी मैं कल ही बताऊंगी। अब हम यहाँ पे सीधे आते हैं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन कौन से सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। सो अकॉर्डिंग टू आईपीसी 1860, आईपीसी 1860 वाला हमें दिया हुआ है, नया नहीं दिया हुआ आपके सिलेबस में, इसलिए हम वही पढ़ रहे हैं। आपको दिए हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन, ठीक है। ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन के अंदर आपको इतने सेक्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सेक्शंस यहाँ दिए हुए हैं। सेक्शंस एंड देयर अमेंडमेंट 375 377 दो सेक्शन यहाँ है। फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसमें 388 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये गलत दिया है, 10 11 12 13, ठीक है, 13 यहाँ पे दिए हुए हैं। तो टोटल आपको इतने सेक्शंस पढ़ने, और आज की वीडियो में मैं ये पूरे के पूरे सेक्शंस आपको बता दूंगी किस सेक्शन के अंदर क्या आता है। हमें सिर्फ समझना है और हमें याद रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो वो डायरेक्टली आता है सेक्शन 120A ऑफ आईपीसी स्टेट्स दैट, ठीक है, स्टेट्स दैट, और नीचे आपके पास 4 ऑप्शन है। अब आपको बताना है क्या बोलता है सेक्शन 120A। समझ गए बात को? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो फिर सीआरपीसी और आईईए में भी जो सेक्शन है ये मैं आपको कल मॉर्निंग में 12 बजे बताऊंगी। बार बार मैं ये बात रिपीट कर रही हूँ, कल की क्लास स्किप मत करना। मॉर्निंग में संडे को कल 12 बजे क्लास होने वाली है। चलो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से सेक्शंस पर आ जाते हैं। पहला सेक्शन है ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन की अगेंस्ट जो ऑफेंसेस होते हैं उनमें सेक्शंस हैं 120A। 120A में दिया हुआ है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या है? जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग कोई भी इलीगल एक्ट करने के लिए एग्री हो जाए, ठीक है। सेक्शन 120A में आता है यहाँ पे कि कोई भी दो या दो से ज्यादा लोग कोई भी इलीगल एक्ट करने के लिए तैयार हो जाएं, एग्री टू डू और कॉज टू बी डन। सिर्फ डिस्कस भी कर रहे हैं ना कोई क्रिमिनल एक्ट करने के लिए। अब ये इसका मतलब क्या है? जैसे 4-5 दोस्त मिलके डिसाइड कर रहे हैं भाई हम ऐसा 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 कोई इलीगल एक्ट करेंगे, भले ही ना करें वो जाके, ठीक है, भले ही वो कुछ भी ना करें जाके, बट इवन अगर आप प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो, डिस्कस करते हो, दैट इज ऑल्सो अ क्राइम, ये भी एक क्राइम है, ठीक है। तो याद दिया हुआ एन इलीगल एक्ट और एन एक्ट विच इज नॉट लीगल बाय इलीगल मीन्स, मतलब कि इलीगल नहीं है वो, इलीगल मीन्स में इलीगल नहीं है वो, बट ऐसा आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ डिसाइड कर रहे हो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो बैठ के, सुनो भाई ऐसा है कि कल अपन जाके जो है उस लड़के को भयंकर मारेंगे, इतनी कुटाई करेंगे हम उसकी, इतनी कुटाई करेंगे। भले ही तुमने कुछ नहीं किया, ठीक है, तुमने कुछ भी नहीं किया, बट वो एक क्राइम है डिस्कस करना। समझ गए बात को? बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, बहुत सारे सेक्शन पढ़ने हैं, तो बस इतना याद रखो 120A में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आता है, ठीक है। जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग एग्री करते हैं कोई इलीगल काम करने के लिए, भले ही वो जाके वो इलीगल काम ना करें, बट उन्होंने अगर उसकी प्लानिंग की है साथ बैठ के भी, तो वो एक क्राइम होता है। समझ गए? 120A में यही आता है। फिर 299 कल्पेबल होमिसाइड। 299 कल्पेबल होमिसाइड का मतलब आता है whoever causes death by doing an act with the intention of causing death। सीधी बात है, कल्पेबल होमिसाइड, ये एक्चुअली में यहाँ पे जो है ये इसकी ऑफिशियल जो डेफिनेशन है वो मेंशन है। एक्सप्लेनेशन आप जो है इजी में देख सकते हो। उसका मतलब ये है 299 में बस ये आता है कि कोई पर्सन जो है वो डेथ कॉज कर रहा है किसी दूसरे पर्सन की, ए जो है वो बी को मारना चाहता है, उसका जो उद्देश्य है वो उसको मारना ही है। ए का उद्देश्य है कि वो बी का मर्डर करना चाहता है, इसका मर्डर करना चाहता है, उसका जो इंटेंशन है वो है मर्डर। तो इसके लिए वो क्या करेगा? वो ऐसे एक्शंस लेगा जिससे कि डेथ कॉज हो, ठीक है, बहुत या फिर जो है ऐसे एक्शन लेगा, इतने डेंजरस एक्शन लेगा कि अगेन डेथ ही रिजल्ट हो उसका, वो तुरंत पे ना मरे लेकिन धीरे 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 जाके वो मर जाए, ठीक है। तो क्या है ये होमिसाइड है, कल्पेबल होमिसाइड। आपने किसी को मारने की कोशिश करी और वो व्यक्ति जो है एट द एंड मर जाता है, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड, ऐसा करना जिससे ऐसा सामने वाले की डेथ कॉज हो जाए, कल्पेबल होमिसाइड किस में आता है? 299। फिर 300 में मर्डर ही आता है भाई, मर्डर, सीधी सी बात, खत्म। अब आप एक कोई हो सकता है जो ए था, पिछले वाले की बात कर रहे हैं, ए था,
बी को मारना चाह रहा था, तो उसने ऐसा उसका इंटेंशन था कि इसकी डेथ हो जाए, तो कल्पेबल होमिसाइड, उसने मर्डर करने की कोशिश करी बट मे बी वो पर्सन बच गया। ठीक है, अब मर्डर में क्या है, मर्डर में तो कुछ नहीं है, मर्डर यानी मर्डर मतलब कि आप जो पर्सन है ए जो है उसने मर्डर ही करा है, सीधे जाके चाकू मार दिया, मर्डर हो गया, डेथ कॉज हो गई, खत्म बात। ग्रेवियस बॉडीली हार्म, ऐसा बॉडी में हार्म कॉज किया कि वो खत्म खत्म हो गया। ठीक है, सो दैट इज सेक्शन 300 मर्डर। सेक्शन 302 में जो है 302 ए 302 ए में मर्डर की पनिशमेंट दी हुई है। क्या है, जो भी मर्डर कमिट करता है उसको डेथ पनिशमेंट में मिल सकती है या आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर इम्प्रिजनमेंट जो है 10 साल का भी हो सकता है या उससे ज्यादा का भी, और फाइन भी साथ में देना पड़ सकता है। तो ये है 302 ए जिसमें पनिशमेंट दी हुई है मर्डर की। इसके बाद में आ जाओ 304 ए। 304 ए बोलता है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। जितनी जल्दी मैं आप लोगों को ये सेक्शन समझा रही हूँ ना, ये बनाने में, ये जो इजी लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए पॉइंट्स रेडी करने पड़े हैं ना, इसमें मुझे 2 दिन लगे हैं और समझाने में मुझे इतना टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने आपके लिए जो है लैंग्वेज बहुत ज्यादा इजी कर दी है, पॉइंट्स में मेंशन कर दिया है। तो वीडियो को पॉज करो, सेक्शन के बारे में मैंने जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको नोट करो। आप बोलो कि मैम पका पकाया पीपीटी भेज दो हम प्रिंट निकाल लेंगे, तो नहीं दूंगी मैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें पकी पकाई दे रही हूँ तो एटलीस्ट अपने हाथ से लिखो, तो लिखने में आपके दिमाग में ही सेट होगा, आपको ही बेनिफिट होने वाला है। मुझे क्या, मैं तो दे सकती हूँ, बहुत ईजी है मुझे ये शेयर करना, कितने मिनट ही लगेंगे, बट मैं तुम लोगों का नुकसान ना हो, तुम लोगों के फायदे के लिए ये चीज बोल रही हूँ कि इसको अपने हाथ से लिखो, नोट्स बनाओ खुद के। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक नोट्स, हर चीज को लिखो, लिखा करो, समझ गए। तो चलो, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस 304 ए बोलता है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। ये जो है इसमें ऐसी सिचुएशन अकर हो सकती है कि सामने वाले पर्सन की डेथ हो जाए एक छोटे से नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से, लापरवाही की वजह से किसी की डेथ हो जाना, समझ गए। ठीक है, लापरवाही की वजह से किसी की डेथ कॉज हो जाना। इसके बाद में सेक्शन 304 आईपीसी, इसमें वही सेम चीज लिखी हुई है, 304 ए आईपीसी, किसी की डेथ कॉज होना नेग्लिजेंस एक्ट की वजह से। जैसे कि क्या हो सकता है, रेकलेस ड्राइविंग, इतनी वाहियात ड्राइविंग करी कि सामने वाले पर्सन का एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई, या मेडिकल नेग्लिजेंस, हॉस्पिटल्स में, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जो है कई बार ऐसी गलती कर देते हैं कि उस गलती की वजह से डेथ हो जाती है। तो ये जो है ये एक क्राइम है, क्राइम कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। इसमें आपको 2 साल की जेल हो सकती है, फाइन लग सकता है, या दोनों चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, तो लीगल सिग्निफिकेंस क्या है, होल्ड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर नेग्लिजेंस लीडिंग टू डेथ, यानी जिस ने, मान लो ये नर्स है, इसकी कोई गलती की वजह से किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो इस पर केस हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना। चलो, तो 304 ए में आता है ये। 304 बी, 304 बी इज डाउरी डेथ। ठीक है, डाउरी डेथ में क्या हो रहा है, डेथ ऑफ अ वुमेन विद इन 7 years ऑफ मैरिज, 7 साल की मैरिज से, मतलब 7 साल की शादी में, क्या समझा रहा हूँ उसको, कैसे समझू, विद इन 7 years, 7 साल के अंदर अंदर अगर उस महिला की डेथ हो जाती है तो वो डाउरी डेथ की, डाउरी की वजह से बेसिकली कोई प्रताड़ित करता है किसी महिला को, ठीक है, किसी ने उसे जला दिया या बहुत पीटा या अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस की वजह से उसकी डेथ हो गई, खाने नहीं दिया, पानी नहीं दिया उस महिला को, और उसकी डेथ हो जाती है सिर्फ किसकी वजह से, डाउरी की वजह से। डाउरी क्या होता है, दहेज। ठीक है, दहेज के लिए उस लड़की को इतना प्रताड़ित किया गया कि उस लड़की की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो वो डाउरी डेथ का 304 बी सेक्शन लगा सकते हैं। वुमेन को बहुत क्रूएलिटी के साथ में हरेस किया गया डाउरी डिमांड्स को लेके, और उसकी डेथ हो जाती है। इसमें पनिशमेंट होती है, इम्प्रिजनमेंट होता है एटलीस्ट 7 साल का, और वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी बदला जा सकता है। समझ गए, आगे बढ़े हम। नेक्स्ट आता है 307। 307 इज अटेम्प्ट टू मर्डर, की
मर्डर का अटेम्प्ट किया गया है। इसमें क्या होता है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, लाइफ भर की, जीवन भर की, आजीवन कारावास या फिर 10 साल का कारावास मिलता है। ऑफेंडर जो है उसे फाइन भी पे करना पड़ता है। इसमें होता क्या है, पर्सन को अटेम्प्ट टू मर्डर ऐसे लगता है कि मारने की कोशिश की गई बट वो पर्सन बच गया। अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया जा सकता है। इज दैट क्लियर? 307 बोलता है ये। नेक्स्ट 309 अटेम्प्ट सुसाइड। अटेम्प्टेड सुसाइड में भाई कोई पनिशमेंट नहीं है, पर ये एक क्राइम है। हमारे देश में सुसाइड अटेम्प्ट करना एक क्राइम होता है। ठीक है, अब इसको जो है क्रिमिनल ऑफेंस ऐसा नहीं मानते, मतलब अब नहीं माना जाता है। पहले इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, और ऐसा भी था कि आपने सुसाइड अटेम्प्ट करा है और मान लो बच गए, बाई चांस आप बच जाते हो तो वो एक क्राइम है, आपको सजा मिल सकती है, आपके ऊपर केस हो सकता है। ये चीज आप ध्यान रखना। क्रिमिनल ऑफेंस है वो एक तरीके का, लेकिन अब नहीं है। इसको नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस इन इंडिया, बट इंस्टेड ऑफ दैट फोकस ऑन मेंटल हेल्थ। पनिशमेंट की जगह उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है उस इंडिविजुअल को, अगर किसी को सुसाइडल थॉट्स आते हैं। अब देखो ये बहुत ना सेंसिटिव टॉपिक है, हम इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी के भी दिमाग में सुसाइडल थॉट आ रहा है। आज की जनरेशन में ऐसे कितने लोग हैं जिनके दिमाग में सुसाइडल थॉट आता है, जो जीना नहीं चाहते हैं, जिनको बिल्कुल भी जीने की जो है इच्छा नहीं रह गई है। सो अगर ऐसा कोई भी है जिसके दिमाग में ये चीज आ रही है कि यार मैं जिंदगी से थक चुका हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है इस जीवन में, मुझे नहीं जीना, मैं बस इतनी चीज कहूंगी, जस्ट टेक अ पॉज। ठीक है, आप लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो ना, जितनी भी चीजें आप कर रहे हो ना, एक ब्रेक लो। लाइफ जो होती है ना वो हमेशा आपकी ऐसे वाले उसमें नहीं जाती है, लाइफ ऐसे ऐसे जाती है ना। हमेशा अप्स डाउन अप्स डाउन अप्स डाउन होते हैं। और जब हम अपने लोवेस्ट फेज में होते हैं ना लाइफ के, तब हमें लगता है लेट्स एंड एवरीथिंग। एंड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आपके साथ में कितने लोग जुड़े हुए हैं ये सोचो। एंड कर दिया तो आप हार गए जीवन से, क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा लेता है। भाई इस धरती पे जन्म लिया है, इस धरती पे अगर जन्म लिया है तो आपको हर तरीके की चीजों से जूझना पड़ेगा। आप हमेशा हैप्पी हैप्पी मोड में नहीं रह सकते ना, आपको कभी तो वो मोड डाउन आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक खिलौना लेके आते हैं, उस खिलौने में हमने सेल डाले, बैटरीज डाली हमने, तो क्या वो बैटरी हमेशा चलती रहेगी? नहीं चलेगी ना, वो बैटरी खत्म हो जाएगी और हमें नई बैटरी लगानी पड़ेगी। तो ऐसे ही हमारी माइंड है, हमारा ब्रेन है, जब हमारी बैटरी लो हो जाती है या बैटरी खत्म हो जाती है तो हमें उसे रिचार्ज करना होता है, फेंकना नहीं होता है। फोन की बैटरी खत्म होती है तो फोन फेंक देते हो क्या? नहीं ना, उसे चार्ज करते हो। सेम इज विद अस, अगर हमारी बैटरी लो है, अगर हमारी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज भी हो गई है ना, तो उसको चार्ज पर लगाओ। चार्ज करने के लिए क्या करना होगा? चार्ज करने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होंगे। हमें जो है अपना जो हम शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं सुबह से उठ के रात तक का, शायद उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, हमें उसको चेंज करना होगा। हमें सुबह उठ के मेडिटेशन करना है, हमें डेली रीडिंग करनी है। हम भले 2 पेज पढ़ें कोई भी मोटिवेशनल बुक के, पर हम पढ़ेंगे। हमें अपना डेली का शेड्यूल लिखना है। हम आज से लेके, हमने अभी सुबह से लेके रात भर में हमने क्या किया वो हमें नोट करना है। ठीक है, हमेशा भगवान के सामने जाके प्रे करना है, प्रे टू गॉड कि आपने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी। आई अंडरस्टैंड दैट माई लोएस्ट फेज इज गोइंग ऑन, बट स्टिल आई बिलीव कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं वापस नॉर्मल हो जाऊंगा। आई ट्रस्ट इन यू। हमेशा भगवान पे विश्वास रखो, क्योंकि जिंदगी ऊपर नीचे होती है, बट ऐसा नहीं है कि ये फेज जाएगा नहीं। किसी के लिए ये फेज कुछ महीनों का होता है, किसी के लिए कुछ हफ्तों का होता है, किसी के लिए कुछ साल का होता है, बट ऐसा नहीं है कि जीवन भर होता है। भाई हमें जो है अपने कर्मों का फल तो मिलेगा ही। ठीक है, आज नहीं तो कल मिलेगा ही, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे डर जाएं। इफ यू विल फाइट विथ ऑल योर, मतलब आपकी जितनी प्रॉब्लम है, अगर आप उससे फाइट करते रहोगे ना, तो एक दिन भगवान भी खुश हो जाएंगे, यार क्या स्ट्रॉन्ग लड़की है, क्या स्ट्रॉन्ग लड़का है। बस यार इसको बहुत ज्यादा मैंने दुख दे दिया, अब हम इसको सिर्फ खुशियां देंगे। तो बस हमेशा भरोसा रखो, कभी भी जो है अपने लोवेस्ट फेज में ये मत सोचो कि बस मुझे सब खत्म कर देना है। नहीं,
कभी नहीं, डोंट डू दिस, यू आर नॉट अ कावर्ड, यू आर स्ट्रॉन्ग। और जो स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसी की परीक्षा होती है। हम बोलते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ ही क्यों बुरा होता है, अच्छे हो तो बुरा होगा, यही तो आपको टेस्ट किया जा रहा है। आप अच्छे हो, अब भगवान टेस्ट कर रहे हैं कि यार ये कितना अच्छा है, चलो इसको हम थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स देते हैं, अभी भी अच्छा है, हम और प्रॉब्लम्स देते हैं। फिर एक पॉइंट पे भगवान भी थक जाएंगे कि बस यार कितना अच्छा है यार, इसको मैं अब प्रॉब्लम्स नहीं दूंगा, अब इसकी लाइफ में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आएंगी। आप कोई भी जो है रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप हमेशा देखना कि हमारे जितने भी भगवान हैं वो हमेशा परेशानियों से ही निकल कर आए हैं। सबकी लाइफ ऐसी हमेशा हंसी हंसती खेलती नहीं रही है। उन्होंने कितनी तपस्या करी, कितने जो है उन्होंने परेशानियां झेली, तब जाके वो भगवान बने हैं। तो मेरा मतलब बस इतना सा है कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, पर हमें उन प्रॉब्लम्स से निकलना है, हारना नहीं है। इज दैट क्लियर? चलो भाई, बहुत बातें हो गई, आगे बढ़े, अब हम अपने लेक्चर पर आते हैं और आगे की बात करते हैं। तो ये हो गया सेक्शन 309, जिसमें अटेम्प्टेड सुसाइड मेंशन है। इसके बाद में हम आते हैं सेक्शन 319, हर्ट। इसमें क्या है, इसमें कोई भी एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को हर्ट कर रहा है, इंजरी कॉज कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ऐसी इंजरी होती है कि जो ग्रेवियस हर्ट नहीं है, सामने वाले की मौत नहीं होगी, डेथ कॉज नहीं होगी, बट जो है स्टिल वो हार्म कॉज कर रहा है। किसी की कुटाई करके आ जाओगे ना, जैसे आजकल के बच्चों में रहता है, अरे इसने जो है मेरी बंदी से, ओ वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना, हाँ क्या बात है, 10 तारीख है भाई, कौन सा डे है, आज सैटरडे के अलावा भी कोई सा डे है, मुझे बताओ जरा आज कौन सा डे है। तो ऐसा होता है, यार इसने कैसे रोज डे के दिन तुमने प्रिया को जाके रोज कैसे दे दिया, प्रिया सिर्फ मेरी है, मैं ही रोज दे सकता हूँ। प्रिया को पता ही नहीं है प्रिया किसकी है, उन दोनों में आपस में लड़ाई हो गई है। एक्चुअली जो उन दोनों में लड़ाई हुई है ना, एक ने दूसरे को मारा, दूसरे ने उसको मारा। जो है दो लड़कों में क्या नाम रख दें हम, एक का नाम हम रख देते हैं राजू और एक का नाम रखते हैं पप्पू। ठीक है, राजू और पप्पू के बीच में लड़ाई हो गई है प्रिया के लिए। प्रिया को मतलब ही नहीं है, प्रिया तैयारी कर रही है CUET PG की, कह रही है हम टॉप करेंगे, तुम दोनों लड़ो, पता ही नहीं है कौन राजू कौन पप्पू, बाढ़ में गए, हम अपनी पढ़ाई करेंगे। तो प्रिया अपनी पढ़ाई कर रही है, लेकिन वैलेंटाइन वीक में राजू और पप्पू की लड़ाई हो जाती है, आपस में कुटाई हो गई। इतना नहीं मारा है कि किसी को एकदम ग्रेवियस हर्ट हो जाएगी, जाके हॉस्पिटल में एडमिट है, हालत ही खराब है, एकदम आखिरी के दिन गिन रहा है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, आंख सूजी है, हाथ टूट गया है, पैर में फ्रैक्चर है दोनों के, तो ये हर्ट है। ये सिर्फ मारा है कि एक तुम प्रिया से दूर है ना, उसने कहा तुम भी प्रिया से दूर है ना, और दोनों CUET में हो जाते हैं फेल, प्रिया कर जाती है टॉप। तो बच्चों, वैलेंटाइन वीक में पढ़ाई पर ध्यान देना है, ना ही कि वीक पर, क्योंकि जो जिसके लिए आप लड़ रहे हो ना वो तैयारी कर रही है, तो सिर्फ तैयारी पर ध्यान दो, समझ गए? चलो, तो समझ में आ गया भाई 319 हर्ट। आगे बढ़े हम, आगे आता है ग्रेवियस हर्ट। ना व्हाट इज ग्रेवियस हर्ट? ग्रेवियस हर्ट का मतलब होता है ऐसी बॉडीली इंजरी या हार्म कॉज करना जिसकी वजह से जो है परमानेंट प्रॉब्लम हो सकती है, परमानेंट डिसफिगरेंट हो सकता है कि हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, जला दिया, या ऐसी इंजरी कॉज करती जो परमानेंट इंजरी है। इस टाइप की अगर कोई इंजरी कॉज करता है तो वो ग्रेवियस हर्ट में आती है। ठीक है, फिर इसके बाद में जो है इसमें भी पनिशमेंट दी जाती है। ग्रेवियस हर्ट में डिपेंड करता है कि किस तरीके की इंजरी कॉज करी है, तो वो डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाएगी। तो 320 में आता है ग्रेवियस हर्ट। 324 324 में, इसमें जो आता है सेक्शन 324 भी, और 320 और 324 लगभग सेम है। 320 में जो है फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, बर्न्स या इंजरी जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है या फिर परमानेंट डिसफिगरेंट कर सकते हैं, ऐसी चीज मेंशन है। इसमें जो आता है इसमें भी लगभग वही चीज है, कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन, नाइफ से या गन शॉट, गोली मार दी हो, या कोई ऐसे ऑब्जेक्ट से मारो कि सामने वाले की डेथ कॉज हो सकती है। और ये भी जो है आपके इसी में आता है, क्या बोलते हैं, 324 में। 320 और 324 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो वॉलेंटरीली आपने ऐसा किया है जानबूझकर, होशो हवास में, बस एक वर्ड ऐड हो जाता है
वॉलेंटरीली कॉजिंग हर्ट, ठीक है। उसमें क्या था कि कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन, ऐसे वॉलेंटरीली जानबूझ के ऐसे आपने उसका मारा है, ठीक है। अब इसके बाद में आओ 326 की बात करें तो 320, तो सेक्शन 320 समझ में आ गया, ग्रेवियस हर्ट। सेक्शन 324 कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन या मीन ऐसे कोई डेंजरस वेपन से हर्ट कर देना, ठीक है, ये सेक्शन 324 हो गया। ऐसे ये समझ में आ गया ना ग्रेवियस हर्ट के बाद में। फिर इसके बाद में आता है 326। अब 326 क्या बोल रहा है, 326 में बेसिकली जो है इसमें ना थोड़े से पनिशमेंट के चेंजेस हैं। जैसे आप जो 324 देख रहे हो इसमें जो है पनिशमेंट मिलेगी अप टू 3 इयर्स, फाइन भी लग सकता है और दोनों चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन वहीं हम सेक्शन 326 की बात करें ना, तो 326 में यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे सीरियसनेस जो है बढ़ जाती है, और ज्यादा डेंजरस वेपन है अगर उससे मारा गया है और बहुत ज्यादा ग्रेवियस हर्ट कॉज हुआ है, तो यहाँ पे जो है सजा बढ़ जाती है, इम्प्रिजनमेंट 10 साल का हो जाएगा, फाइन लगेगा और दोनों भी हो सकती है चीजें। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है, सिर्फ पनिशमेंट का ही डिफरेंस दोनों में आ रहा है, समझ गए। इसके बाद में असॉल्ट की बात करें हम, असॉल्ट में क्या होता है, असॉल्ट ऑफेंस ऑफ असॉल्ट, सेक्शन 351 ऑफ आईपीसी में आता है ऑफेंस ऑफ असॉल्ट। इसमें ऐसी सिचुएशन दी हुई हो व्हेन समवन असॉल्ट अनदर पर्सन विदाउट कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट, ग्रेवियस हर्ट कॉज नहीं करा है लेकिन असॉल्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल की स्लैप किया है, पुश किया है या कोई फिजिकल अटैक किया है जिसकी वजह से कोई सीवियर इंजरी नहीं हुई है, तो भाई थप्पड़ मारने से पहले, किसी को धक्का देने से पहले, किसी को फिजिकल अटैक करने से पहले बहुत सोच लेना। सामने वाला अगर आपके ऊपर 351 सेक्शन लगा देता है तो वो क्राइम में आता है, असॉल्ट में आता है, ठीक है। पनिशमेंट दी हुई है, पनिशमेंट क्या है, 3 महीने की सजा हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट 3 महीने की सजा, या फाइन लग सकता है, या फाइन और सजा दोनों हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है, ये समझ में आ गया। 351 में असॉल्ट आता है। फिर आता है 354, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। इसको समझो, इसका मतलब क्या है, किसी भी वुमेन को असॉल्ट करना, ठीक है, वुमेन को असॉल्ट करना, उसे या तो आप जो है सेक्सुअल हरेसमेंट भी हो सकता है या असॉल्ट भी हो सकता है, किसी वुमेन को मारना पीटना या पुश करना या सेक्सुअल हरेस करना, सेक्सुअली हरेस करना भी इसमें आता है। ग्रुपिंग, ठीक है, एक्शन लाइक ग्रुपिंग, अनवांटेड फिजिकल कांटेक्ट की कोई लड़का है, कोई मेल है, वो वुमेन के बहुत पास में आ रहा है, ठीक है, या उसे टच कर रहा है या ग्रुप बना के उसके चारों तरफ खड़े हो रहे हैं, या ऐसा बिहेवियर जो वुमेन की डिग्निटी को वायलेट कर रहा है, इट कम्स अंडर सेक्शन 354 असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन। अब भाइयों एवं बहनों, ठीक है, स्पेशली वो भाईजन जो नहीं जानते हैं इसके बारे में, सुन लो दादा कितनी पनिशमेंट मिल सकती है। अगर आप किसी लड़की को छेड़ते हो, परेशान करते हो, ठीक है, तो जो वुमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट है ऐसा बिहेवियर, तो आपको 2 साल की सजा हो सकती है, साथ में फाइन भी लग सकता है, और दोनों चीजें भी एक साथ पॉसिबल हैं कि सजा भी हो गई, फाइन भी लग गया, समझ गए ना। तो थोड़ा सा बच के रहना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आता है किडनैपिंग। सेक्शन 359 में आता है किडनैपिंग, किसी को किडनैप करना, ऐसी सिचुएशन वेयर समवन अनलॉफुली टेक्स और एंटिक्स अवे अनदर पर्सन, किसी को उठा के ले गए, ठीक है, तो ये जो है किडनैपिंग में आता है। इंटेंशन क्या है, इंटेंशन ऑफ होल्डिंग द पर्सन ऑफ रैंसम और एनी अदर अनलॉफुल पर्पस, कोई अनलॉफुल पर्पस है, पैसे ऐंठने हैं, डराना धमकाना है, जो भी उनका वो रहा हो, रीजन रहा हो, इंटेंशन जो भी उनका हो, पर ये किडनैपिंग जो है 359 में आता है। पनिशमेंट जो है वो इम्प्रिजनमेंट है, सजा जो है वो एक्चुअली 7 साल तक की सजा मिल सकती है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, आता है अबडक्शन, 362 में आता है ये। तो इसमें आता है वेयर समवन अनलॉफुली टेक्स अवे और डिटेन्स अनदर पर्सन, ये भी वही है, किडनैप करना या अबडक्शन। इसमें ये अबडक्शन आ जाता है, किसी को वही उठा के ले जाना। इंटेंशन क्या है, ऑफ कंपेलिंग दैट पर्सन टू मैरी अगेंस्ट देयर विल, समझ गए, किसी को किडनैप करके उससे शादी करने के लिए धमकाना,
कि तुमको मुझसे ही ब्याह रचाना पड़ेगा सुशीला, समझ गई तो मैं तुमको घर से उठा ले जाऊंगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर सुशीला आपसे ब्याह नहीं रचाना चाहती तो आप उसको नहीं ले जा सकते हो। अगर ऐसा करते हो तो आपको यहाँ पे 362 के अंडर पकड़ लिया जाएगा और आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। फिर सुशीला क्या, कोई भी आपसे ब्याह नहीं रचाएगा, समझ गए। तो act is done with the intention of compelling that person to marry against their will, क्लियरली लिखा है, उनकी इच्छा के विरुद्ध जाके अगर आप उनसे ब्याह रचाने के लिए उन्हें उठा लाते हो तो ये एक क्राइम है। इज दैट क्लियर? चलो, पोस्ट मैरिज जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 375 जिसमें रेप आता है, ये सेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, काफी सारी चीजें इसमें मेंशन है, वो ध्यान रखना। मैन इज सेड टू कमिट रेप। रेप कब कहलाएगा? अगर penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman to make her to do so with him or any other person. पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज insert to any extent any object or a part of body not being the penis into the vagina, the urethra or anus of the woman to make her to do so with some any other person. कोई भी चीज इंसर्ट करना या पीनस इंसर्ट करना वुमेन के किसी भी बॉडी पार्ट में। मैनिपुलेट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ वुमेन, किसी भी बॉडी पार्ट को मैनिपुलेट करना पेनिट्रेशन कॉज करने के लिए वजाइना में, यूरेथ्रा में, एनस में या किसी भी बॉडी पार्ट में या किसी और पर्सन से करवाना, तो वो भी जो है रेप में काउंट होता है। नेक्स्ट, applies his mouth to vagina, anus, urethra of a woman to make her to do so with him। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ, यहाँ पे 7 डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं। पहला, अगेंस्ट हर विल, वुमेन की विल के अगेंस्ट, वुमेन के कंसेंट के बिना। विद हर कंसेंट, कंसेंट तो है पर वो कंसेंट क्यों लिया गया? कंसेंट उसको डरा कर धमका कर ये बोलकर कि मैं तुम्हारे किसी लव्ड वन को मार दूंगा या फिर तुम्हें मार दूंगा या फिर जो है हर्ट कॉज करूंगा, या फिर विद हर कंसेंट when a man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believe herself to lawfully married, यानी कि कोई और पर्सन बन के शादी कर ली जाती है और उस वुमेन को लगता है कि ये मेरा हस्बैंड है बट इवेंचुअली ही इज नॉट हिज हस्बैंड, तो ये भी आता है इसमें। फिफ्थ आता है when her consent, with her consent, when at the time of giving such consent by reason of unsoundness of mind, intoxication or administration, मतलब इसका मतलब ये है कि उस वुमेन को जो है कुछ नशीली दवाइयाँ या कुछ ऐसा दिया गया है कि वो अपने सेंसेस में नहीं है, उस टाइम पर उससे कंसेंट ले लेना, when she is not in her senses। सिक्स्थ आता है विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल से कम है तो कंसेंट हो या कंसेंट ना हो, डूइंग एनी अनलॉफुल एक्टिविटी विद हर इज कंसिडर्ड एज रेप। सेवेंथली व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट, फॉर एग्जांपल शी इज डेफ, शी कैन नॉट स्पीक, शी कैन नॉट हियर, या वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, इस सिचुएशन में नहीं है वो, उस टाइम पे अगर ऐसा कुछ एक्ट होता है दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज रेप। क्लियर? ये हो गया, कौन सा सेक्शन था ये? सेक्शन नंबर 375। नेक्स्ट सेक्शन 377 अननेचुरल डेथ आता है। इसमें अननेचुरल डेथ में क्या आ जाएगा? अननेचुरल डेथ में हुएवर वॉलंटरी हैज कर्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर विथ एनी मैन, वुमेन और एनिमल। बेसिकली इसमें जो है, इसमें मेंशन है कि ओरिजिनल डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे मेंशन है कि इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, यानी कि किसी पर्सन के साथ, एनिमल के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ में, यानी दो सेम सेक्स के में हो रहा है, फॉर एग्जांपल मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल, और ऐसे पर्सन, ऐसे में जो है ये जो है एक तरीके का ऑफेंस माना जाता है। ठीक है, ये अननेचुरल माना जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ये पहले ऐसा मेंशन था इसमें, लेकिन बाद में इसमें अमेंडमेंट कर दिया, क्योंकि हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या आ रही थी
कि अगर फॉर एग्जांपल जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, तो हमारी अगर एलजीबीटी कम्युनिटी को भी इसमें पहले इंक्लूड किया गया था, विच वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग ऑब्वियसली, क्योंकि उनके पास में राइट्स होने चाहिए टू डू वट एवर दे वॉन्ट, बिकॉज दे आर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, वो अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। लेकिन अगर ऐसा कोई आप सेक्शन निकाल देते हो कि सेम सेक्स के पीपल के बीच में कोई भी जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो वो एक ऑफेंस में काउंट होता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ था, सेक्शन 377 में अमेंडमेंट हुआ था और ये चेंज कर दिया गया था। चेंज इसलिए कर दिया गया था कि वो कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी है पॉसिबल, ठीक है। पहले इसको क्रिमिनलाइज माना जाता था, क्राइम माना जाता था, बट उसके बाद में ये चेंज कर दिया गया। अमेंडमेंट में आपको बता देती हूँ, यहाँ पर अमेंडमेंट क्या किया गया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया। कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल एक्ट जो है उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया था 2018 में, और उन्हें सारी राइट्स जो हैं एलजीबीटी कम्युनिटी को, एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी को सारी राइट्स दी गई थी टू एंगेज इन कंसेंशुअल रिलेशनशिप विदाउट एनी फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसकी वजह से जो है हमारी कम्युनिटी, उन्हें फ्रीडम मिली, ठीक है, फ्रीडम मिली उन्हें, सोसाइटी में जो है वो एक जगह मिली, एक प्रॉपर तरीके से वो है फ्री रह के जी सकते थे अपना जीवन, ठीक है। तो ये जो थी, ये हमारे देश में बहुत अच्छा स्टेप जो है वो लिया गया था। नेक्स्ट आ जाओ, अब हमने पढ़ लिए ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को लेके पहला आता है थेफ्ट। 378 में लिखा है थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब चोरी है, कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करना। हमारा मोबाइल था, तुमने चोरी कर लिया, थेफ्ट है, खत्म बात। मूवेबल प्रॉपर्टी, पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट कंसेंट, डिसऑनेस्टली, झूठ बोल के भी सामान ले लिया, ठीक है, या मूव्स द प्रॉपर्टी। तो ये चीजें जो है थेफ्ट में आती हैं। फिर आता है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब क्या है, पुटिंग समवन इन फियर ऑफ इंजरी और हार्म, ठीक है, किसी को जो है डरा के धमका के आपने उनकी जो है प्रॉपर्टी हड़प ली, यानी उनका सामान हड़प लिया, ठीक है। तो आपने बोला किसी को कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ठीक है, तो ऐसा बोल के आपने उसको डरा के जो है सामान लूट लिया है, दैट इज एक्सटॉर्शन। किया कुछ भी नहीं, सिर्फ डराया है उसको। तो इसमें आपको जो है अप टू 10 ईयर्स तक की सजा मिल सकती है और फाइन भी लग सकता है। फिर आता है रॉबरी। 390 में आ जाता है रॉबरी, सेक्शन 390। इसका मतलब क्या है, रॉबरी में भी जो होता है यहाँ पे फोर्सफुली, अगेन किसी को डराया धमकाया, कमीशन ऑफ थेफ्ट, इट इन्वॉल्व्स कमीशन ऑफ थेफ्ट विद एडिशनल यूज ऑफ फोर्स। चोरी ही करी है लेकिन मार धाड़ डरा के, ठीक है, आपने जो है यहाँ पे वॉयलेंस का यूज करा है अगेंस्ट विक्टिम। और डिसऑनेस्टली अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। रॉबरी इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ फोर्स और थ्रेट यूज्ड टू अकम्प्लिश अ थेफ्ट। चोरी करने के लिए किसी को डराया धमकाया है तो वो रॉबरी में आता है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इज डकैती, ठीक है, इंग्लिश में डकैती ही बोलते हैं, हिंदी में डकैती बोलते हैं, समझ गए। तो डकैती जो है 391 में आता है। इसमें क्या होता है, जब बेसिकली रॉबरी और डकैती में डिफरेंस इतना ही है, रॉबरी एक आदमी करता है, डकैती जो है वह 5 और मोर पीपल, ठीक है, 5 से कम लोग अगर हैं तो वो रॉबरी है। और थेफ्ट जो है वो एक आदमी कर रहा है। रॉबरी जो है एक से ज्यादा लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं तो वो डकैती में आता है। इसमें भी क्या होता है, वॉयलेंस का यूज करते हैं, डराते धमकाते हैं और फिर जो है वो चोरी कर लेते हैं। इसमें भी पनिशमेंट दी गई है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है, जो 10 साल तक बन सकता है, 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट पॉसिबल है। फिर आओ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब सिंपल सा है कि जैसे मान लो कि आपका मकान है, आपने किसी को जो है लीज पे दिया है, या मान लो आपने किसी को किराए पे दिया है। आपने उसको ये बोला, आपको यहाँ के आप मैनेजर हो, आपको यहाँ पे रहना है, मैनेज करना है, या फिर आपकी कोई दुकान है, आपने जो है उसको दिए कि आपको मैनेज करना है, मेरी ब्रांच जो है वो मैं कहीं और डाल रहा हूँ, ऐसे करके। कोई घर का एग्जाम्पल लेते, चलो छोड़ो, दुकान छोड़ो, घर है, किराए पे दिया है, कई सालों से कोई किराएदार वहां पे रह रहा है। अब उस आदमी ने क्या करा, आप यहाँ इस देश में नहीं रहते, आप इंडिया में नहीं रहते, आप अमेरिका में रहते हो, आपने अपना घर किराए से दिया है, कई सालों से वो आदमी रह रहा है, आपने उस पर ट्रस्ट कर रखा, ट्रस्ट वर्दी इंसान है। लेकिन जब आप लौट के आते हो आपको पता चलता है इस इंसान ने आपका मकान बेच दिया,
आपको पता ही नहीं है, आपका मकान बेच बाच के कहीं और चला गया है वो, और वो ये बता रहा है कि ये उसका ही मकान है, बट रियलिटी में वो मकान आपका है। तो दिस इज व्हाट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। भरोसा करा किसी पे, उसने मेरा भरोसा तोड़ा, वो तो बेवफा निकली। तो ये वाला सिस्टम हो जाता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये यहाँ पे मेंशन है बहुत इजी लैंग्वेज में। इट्स व्हेन समवन इज गिविंग समथिंग वैल्यूएबल टू टेक केयर ऑफ और मैनेज, कुछ भी वैल्यूएबल दिया है बट आपकी परमिशन के उसके परमिशन के बिना वो उसे यूज कर लेते हैं अपना मान के, ठीक है। व्हाट डज इट, हु डज इट इन्वॉल्व, ये मनी पैसा भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई भी चीज जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी देखने की लेकिन आपने उसको अपना बना लिया, ठीक है। जैसे कि मैनेजर है, गार्जियन है, इवन कोई फ्रेंड है, आपने फ्रेंड को जो है अपनी कोई चीज दी थी, उसने अपना मान के उसे इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। फिर प्रॉब्लम क्या है उस चीज का ध्यान रखने की जगह या तो उन्हें किसी को दे दिया या उन्हें अपने खुद के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर ली ओनर के अप्रूवल के बिना। दिस इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आपके साथ अगर ऐसा हुआ तो शादी पे 405 लगा सकते हो। चलो, ये पूरा पनिशमेंट है कि जो भी गिल्टी पाया जाता है उसको पनिशमेंट मिलेगी, जेल भी जा सकता है 3 साल के लिए या फिर फाइन देना पड़ सकता है, या दोनों चीजें भी पॉसिबल है। फिर आता है 415 चीटिंग। चीटिंग तो चीटिंग है, ठीक है। चीटिंग तो जो है वो चीटिंग ही मानी जाती। फॉल्स प्रॉमिस करना किसी आदमी से, ओ सुन लो भाई बहुत इंपॉर्टेंट, किसी से फालतू के वो मत करना वादे, ठीक है, प्रोमिस मत करना, रिप्रेजेंटेशन मत देना, कंसीलिंग फैक्ट या किसी चीज को छुपाना, एक झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ, एक और झूठ, एक और झूठ, तो वो भी चीटिंग में इंक्लूड होता है। किसी को गलत तरीके से पाना, ठीक है, या किसी के साथ में बुरा करने के लिए अगर ऐसी कोई बात बोली गई है, वो सब चीटिंग में इन्वॉल्व होता है। चीटिंग में 3 मेन एलिमेंट आने चाहिए देख रहे हो, चीटिंग की भी कैटेगरीज है। फॉल्स प्रॉमिस हो या रिप्रेजेंटेशन हो, इंटेंशन टू डिसीव, एक्चुअल डिसेप्शन रिजल्ट इज टू गेन और लॉस, एक्चुअली आपको उसका घाटा करवाना है और या फिर अपना कुछ फायदा करवाना है, इसलिए झूठ बोला गया है, ठीक है। तो कोई से फॉल्स प्रॉमिस मत करना क्योंकि वो चीटिंग कहलाती है, कि झूठे वादे करके ठुकरा के मेरा प्यार, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इंटेंट क्या है कि वही है डिसीव करना इंटेंशन टू डिसीव, अपने बेनिफिट के लिए या फिर विक्टिम के नुकसान के लिए किया गया है। इसमें पनिशमेंट क्या आती है, इम्प्रिजनमेंट मिलता है कुछ टर्म के लिए, और जो 1 साल तक के लिए मिल सकता है, और फाइन भी लग सकता है, और दोनों चीजें भी हो सकती हैं। नेक्स्ट आ जाओ, आगे आ जाओ। आगे आता है 420 चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंक्लूडिंग डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इसमें वही है कि आपने क्या करा, 420 डील्स विद चीटिंग, ठीक है। 420 में डील्स विद चीटिंग, चीटिंग में क्या आ रहा है कि फॉल्स प्रॉमिस करे या रिप्रेजेंटेशन करी। मेनली क्या था कि विक्टिम जो है कुछ विक्टिम की कोई वैल्यूएबल चीज थी वो आपने जो है अपनी बना ली, जिससे विक्टिम का लॉस हो गया। तो इसमें पनिशमेंट होती है 7 साल तक की मिल सकती है, फाइन और दोनों। इसके बाद में क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है, किसी और की प्रॉपर्टी में घुस जाना उसकी परमिशन के बिना। कोई लीगल राइट्स नहीं है आपके पास, अथॉरिटी नहीं है प्रॉपर्टी की, आप घुस गए वहां पे, ट्रेस पास कर दिया, ठीक है। कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए हो सकता है कि आप वहां पे गए हो किसी को इंसल्ट करने के लिए, या फिर जस्ट ओनर को परेशान करने के लिए, टाइम पास के लिए, चल यार थोड़ा परेशान करते हैं उनको, तो ये भी ऑफेंस है, क्रिमिनल ट्रेसपास कहलाता है। पनिशमेंट मिल सकती है 3 महीने तक के लिए जेल जा सकते हो, फाइन लग सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। समझ गए, किसी की प्रॉपर्टी में फोकट घुस के टाइम पास नहीं करने का। नेक्स्ट 498A। 498A बोल रहा है क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड टुवर्ड्स अ मैरिड वुमेन। सीधी बात है, मैरिड वुमेन के अगेंस्ट में कोई भी क्रूएलिटी हस्बैंड कर रहा है या हस्बैंड के रिलेटिव्स कर रहे हैं तो वो आ जाता है इसमें। स्पेशली डाउरी हरासमेंट अगर की जा रही है तो वो इसमें आती है 498 सेक्शन के अंदर, 498A के अंदर। फिजिकल तरीके से या फिर इवन मेंटली अगर आप उस वुमेन को परेशान कर रहे हो तो वो आता है इस सेक्शन के अंडर में, ठीक है।
फिजिकल अब्यूज हो, टॉर्चर हो या डाउरी की मांग हो तो वो सब इसमें इंक्लूड होता है। इसमें पनिशमेंट होती है 3 साल तक की सजा मिल सकती है। नेक्स्ट आए हम आगे बढ़ते हैं 499 डिफेमेशन, मानहानि का केस। मानहानि का केस कोई भी जब मर्जी चाहे तब लगा सकता है। किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ लिख दिया, तो वो सब जो है किसी किसी पर्सन की रेपुटेशन पे बात आ गई तो मानहानि का केस हो सकता है। ठीक है किसी की रेपुटेशन खराब करने के लिए ऐसा किया जाता है कि कुछ भी बोल दिया, हेट्रेड, कंटेम्प्ट या रिडिक्यूल। एक्सेप्शंस क्या है? देयर आर सर्टेन सिचुएशन जब ऐसे स्टेटमेंट बोल दिए जाए उन्हें डिफेमेशन में नहीं लिया जाता। अगर वो ट्रू हैं और पब्लिक में बोलना ठीक है तो वो डिफेमेशन में काउंट होते हैं। पनिशमेंट क्या है? 2 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन लगेगा और या दोनों हो सकते हैं। फिर आता है 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। थोड़े से ही बचे हैं, आई थिंक 1-2 ही बचे हैं। हाँ बस 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 खत्म, 2 ही बचे, 503 और 511। 503 में दिया हुआ है, अरे यार, थ्रेटनिंग समवन विथ इंजरी टू देयर पर्सन, प्रॉपर्टी या रेपुटेशन। किसी की प्रॉपर्टी को थ्रेट करना, उनकी रेपुटेशन को, मतलब ऐसे धमकाना कि मान लो मैंने किसी को धमकाया, ठीक है, कि मैं तुम्हारा घर तोड़वा दूंगा या मैं तुम्हारी ये बात लीक कर दूंगा जिससे कि तुम्हारी रेपुटेशन पे बात आ रही है, या फिर मैं उस पर्सन को इंजरी कॉज कर रहा हूँ या उसके किसी खास आदमी को इंजरी कॉज कर रहा हूँ अपना काम कराने के लिए, थ्रेटन कर रहे हैं ना, डरा धमका रहे हैं, तो ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन होता है। अक्यूज्ड जो है कम्युनिकेट अ थ्रेट टू विक्टिम। अक्यूज्ड विक्टिम को थ्रेट कॉज करता है उसके अंदर डर जगाने के लिए, ठीक है, डराने धमकाने के लिए ये चीज की जाती है। तो ये जो है ये क्रिमिनल ऑफेंस है जो फियर कॉज कर रहा है, आपको कोई डरा धमका रहा है, आपको डर लग रहा है, तो वो 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आता है। नेक्स्ट आ जाओ 511, हाँ 511 लास्ट सेक्शन है ये आईपीसी का जो हमें पढ़ना है। 511 जो है अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, डील्स विद अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस। मतलब कि सब कोई जो है ऑफेंस करने की कोशिश कर रहा है बट बार 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 फेल हो रहा है ना। ऑफेंस कमिट करने की कोशिश बस करना भी एक ऑफेंस है, समझ गए। सो द एक्ट इज नॉट कैरिड आउट फुली, पूरे तरीके से नहीं हो पाया, इंटेंशन जो है वो भी क्लियर नहीं है, ऑफेंस जो है वो करना चाह रहा है लेकिन हो नहीं रहा है, ठीक है। इवन दो ऑफेंस इज नॉट कंप्लीट, ऑफेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, पर्सन अटेम्प्टेड इट, अगर पर्सन ने सिर्फ अटेम्प्ट किया है कोई ऑफेंस कमिट करने का तो भी वो जो है वो एक क्राइम है, समझ गए। तो इसमें भी पनिशमेंट मिल सकती है। इज दैट क्लियर? काफी सारे सेक्शंस थे आईपीसी के जो आपको पढ़ने पड़े और ये इंपॉर्टेंट ही है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको जो है इसको याद करने की कोई इजी सी ट्रिक बता दूं, मैं शॉर्ट्स में ट्रिक डालूंगी तो वहां से आप देख लेना। मैं कोई ट्रिक बनाऊंगी अच्छी सी तो आपको मैं बताऊंगी जरूर। अब हम बाकी के सेक्शंस कल पढ़ेंगे, इनको अच्छे से लिख लेना, इनको रिवाइज करना, पढ़ना, क्योंकि एक बार में ऐसे याद नहीं होते हैं। दिन भर पता क्या किया करो, मम्मी कुछ पूछे बोल दिया करो मम्मी सेक्शन 302 ए, मम्मी सेक्शन 304 ए बी, जो भी सेक्शन है, कुछ नहीं तो बैठे बैठे बस हर दिन 2 सेक्शन याद रखो, हर दिन 2 सेक्शन, ऐसे करके जो है वो आपको सेक्शन रट जाएंगे। जब आपको एकदम याद हो जाए ना तब वो है आपको जो है एकदम से एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो क्लिक करेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। तो ऐसे याद रखना है। अब आप बोलोगे कि मैम एंड में क्वेश्चंस क्यों नहीं दी? क्वेश्चंस मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि बेटा यूनिट खत्म नहीं हुआ है, यूनिट कल खत्म होगा, तो मैं कल के टॉपिक के बाद में आपको क्वेश्चंस दे दूंगी, 5 से ज्यादा क्वेश्चंस दे दूंगी। इज दैट क्लियर? चलो, तो फाइनली ये हमारा खत्म होता है लेक्चर और हम कल मिलेंगे मॉर्निंग के लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मुझसे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।